हेलो एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्टर सुपर कॉप और 21वीं सदी के चाणक्य कहे जाने वाले अजीत डोभाल की कहानी के बारे में। ये कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिसको भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल के बारे में। इंडिया के टॉप स्पाई मास्टर सुपर कॉप और 21वीं सदी के चाणक्य कहे जाने वाले अजीत डोभाल की कहानी जेम्स बॉन्ड की थ्रिलिंग मूवी से कम नहीं है। पाकिस्तान आज भी इनके नाम से थर थर कांपता है। आज इनको देश का सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट बताया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर इनको कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। कभी रिक्शा वाला, तो कभी मोची, तो कभी धर्म बदल कर दूसरे देश का नागरिक बनना, तो कभी दुश्मनों के साथ मिलकर उनसे उनकी सारी जानकारी निकालना। अपने 30 साल की अंडर कवर जर्नी में उन्होंने ऐसी खतरनाक कारनामे किए हैं जो जासूसी की दुनिया में शायद ही पहले किसी ने की है। अपनी इसी क्षमता और बुद्धि के बलबूते पर वो देश के बड़े बड़े दुश्मनों को घुटने पर ले आए। आज इनकी उम्र 79 ईयर्स की हो चुकी है। आज भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी से जुड़े हर छोटे बड़े कदम उन्हीं की निगरानी में उठाए जाते हैं। तो यहाँ सवाल ये है कि उनमें ऐसी क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से उन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। तो आइए आज की इस वीडियो में हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के बारे में जानते हैं। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अजीत डोभाल का जन्म एक फौजी परिवार में हुआ। इनके पिता मेजर जीएल डोभाल इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई भी एक आर्मी स्कूल से ही हुई थी। अपनी कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने अजमेर मिलिट्री स्कूल से की और 22 की उम्र में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। मास्टर्स खत्म करते ही इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई कर इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लिया। 1968 में इनकी पहली पोस्टिंग केरला काडर में एएसपी के तौर पर हुई। संयोग की बात यह है कि इनकी पोस्टिंग के कुछ ही समय बाद केरल में एक बेहद अनफॉर्चुनेट घटना हुई। असल में 28 दिसंबर 1971 को केरल के थैलेसरी गांव में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में कुछ रूमर्स को लेकर कम्युनल टेंशन बढ़ने लगी। 1972 के फर्स्ट वीक तक आते आते इन टेंशंस ने एक फुल ब्लोन हिंदू मुस्लिम राइट्स का रूप ले लिया। पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति थी। दोनों तरफ से वायलेंस, लूटपाट और चोरी चकारी बढ़ती ही जा रही थी। हालात को काबू से बाहर निकलता देख देश के तत्कालीन होम मिनिस्टर के करुणाकरण एक ऐसी पुलिस पर्सन की तलाश करने लगे जो इन राइट्स को कंट्रोल कर सके। कुछ ही समय के अंदर एएसपी के पद पर तैनात एक यंग और स्मार्ट पुलिस ऑफिसर यानी अजीत डोभाल होम मिनिस्टर के करुणाकरण की नजर में आ गए। अजीत डोभाल जी को सर्विस में आए अभी 3 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन उनके कामकाज से उनके चर्चे अभी से ही दूर दूर तक फैलने लगे थे। उनके सीनियर्स ये जान चुके थे कि उनमें कुछ तो बहुत खास है। इसी के चलते करुणाकरण ने उन दंगों को काबू में लाने के लिए अजीत डोभाल को चुनते हैं। अजीत डोभाल ने कुछ ही दिनों के अंदर अंदर दोनों कम्युनिटीज के लोगों को समझाकर न सिर्फ इन दंगों को शांत किया, बल्कि उन लोगों पर अपना ऐसा जादू चलाया कि वो लोग एक दूसरे के लूटे हुए सामान को भी वापस करने के लिए राजी हो गए। यानी जो काम पूरे स्टेट की पुलिस नहीं कर पा रही थी, वो अजीत डोभाल ने अकेले ही कुछ ही समय में कर दिखाया। उनके इस पराक्रम के चर्चे केरला से लेकर दिल्ली तक होने लगे। देखते ही देखते अपने इसी हुनर की वजह से वो दिल्ली में बैठे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की नजरों में आ गए। तभी उन्हें सेंट्रल सर्विसेज के लिए केरला से दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली में उन्हें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में डेप्यूटेशन के लिए भेज दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने इतनी कम उम्र में जासूसी की दुनिया में कदम रखा और यहीं से एक यंग आईपीएस ऑफिसर का इंडिया का स्पाई मास्टर बनने का सफर शुरू हुआ। तो लगभग 7 साल की पुलिस सर्विस के बाद अजीत डोभाल आईबी में नियुक्त हो जाते हैं। शुरुआत में कुछ समय के लिए उन्हें कुछ डेस्क वर्क सौंपा जाता है। इत्तेफाक की बात यह है कि 1970 में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंसी का माहौल था। वहाँ के स्टेट्स खुद के लिए एक इंडिपेंडेंस नेशन की मांग कर रहे थे। अगर बात करें मिजोरम स्टेट की, तो वहाँ एक सेपरेटिस्ट लाल डेंगा की लीडरशिप के अंदर इंस्टेबिलिटी अपने पीक पर थी। ये वहाँ अपनी एक अलग पैरेलल सरकार चला रहे थे। मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम को इंडिया से अलग करने की मांग कर रहा था। दिल्ली में बैठी इंडियन गवर्नमेंट के लिए यह सिचुएशन बहुत नाजुक थी। ऐसे में आईबी ने यह तय किया कि उनका कोई ऑफिसर मिजोरम जाकर इंसर्जेंट्स को शांत करने की कोशिश करेगा, लेकिन सवाल था कि ये करेगा कौन। अब जवाब केवल एक ही था, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल अपनी मैरिज के कुछ ही महीनों बाद अपने वर्क पर वापस लौटे और जब उनको मिजोरम की हालत का पता चला तो उन्होंने खुद आगे आकर वहां जाने की बात कही। सबको कहीं न कहीं इस बात का भरोसा था कि अब ये सिचुएशन सॉल्व हो ही जाएगी। वहां जाकर उन्होंने अपनी खास रणनीति बिछाई और एक एक करके सभी दुश्मनों को ढेर कर दिया। असल में लाल डेंगा अपना आतंक अपने 7 कमांडर के बलबूते पर फैलाता था। ये 7 कमांडर लाल डेंगा की सबसे बड़ी ताकत होने के साथ साथ सबसे बड़ी कमजोरी भी थी और अजीत डोभाल ने उनकी इसी कमजोरी पर वार किया। उन्होंने इन 7 में से 6 कमांडर्स को अलग अलग तरह से लालच और दिलासा देकर अपनी तरफ शामिल कर
लिया। यहाँ लाल डेंगा को जब यह पता चला कि असल पावर तो उनके हाथों से जा चुकी है, तब उसको भारत सरकार के आगे घुटने टेकने ही पड़े। कुछ समय बाद लाल डेंगा और भारत सरकार के बीच पीस टॉक कराई गई। इसी के साथ मिजोरम के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को खत्म किया गया, वहाँ चुनाव करवाए गए और आखिरकार अजीत डोभाल का यह मिशन कामयाब रहा। मिजोरम की इंडिया के साथ सक्सेसफुल एक्सेशन में अजीत डोभाल के इमेंस कंट्रीब्यूशन के चलते उनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से नवाजा गया। इतनी कम सर्विस ईयर में अजीत डोभाल ऐसे पहले ऑफिसर थे जिनको इस पदक से सम्मानित किया गया। मिजोरम के बाद ऐसा ही कुछ सिक्किम में भी हुआ। सिक्किम तब तक इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बना था। सिक्किम के राजा इंडिया के साथ एक्सेशन नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर अजीत डोभाल ने अपनी चाणक्य नीति से सिक्किम को इंडियन यूनियन के साथ सक्सेसफुली मर्ज कर लिया। 1970 के एंड तक आते आते नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन कुछ स्टेबल हो चुकी थी, लेकिन अगली दशक में पंजाब में कुछ नई टेंशन उबाल ले रही थी। पंजाब में खालिस्तानी मिलिटेंट्स अपना अलग देश खालिस्तान की मांग करने लगे। मिलिटेंट्स की गुट अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अपना सेफ शेल्टर बनाकर पूरे शहर में आतंक फैलाने लगे। चीजें काबू से बहुत ज्यादा बाहर होने लगी। 1984 तक आते आते ऑपरेशन ब्लू स्टार की नौबत आ गई। इंडियन मिलिट्री ने गोल्डन टेम्पल को मिलिटेंट्स से मुक्त कराने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया और उन खालिस्तानी मिलिटेंट्स को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद भी गोल्डन टेम्पल पूरी तरह से खालिस्तानी मिलिटेंट्स से मुक्त नहीं हुआ था। इस प्रॉब्लम का पूरी तरह से सफाया करने के लिए 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल की बेहद अहम भूमिका रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बचे हुए मिलिटेंट्स की जानकारी निकालने के लिए उन्होंने एक रिक्शा चालक का वेश बनाया। इतना ही नहीं, इस वेश के साथ उन्होंने उन मिलिटेंट्स पर ऐसा जादू चलाया कि वो ये मानने के लिए तैयार हो गए कि ये रिक्शा चालक एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो उनकी मदद के लिए वहाँ आया है। इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने उन खालिस्तानी मिलिटेंट्स के साथ गोल्डन टेम्पल के अंदर रहकर उनकी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की और इंडियन आर्मी को सौंप दी। इसी जानकारी के आधार पर ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया और अजीत डोभाल इसको पार लगाने में कामयाब रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो ये शायद अजीत डोभाल के वर्क फ्रंट का सबसे क्रूशियल प्रोजेक्ट रहा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, 1972 इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। ये टेस्ट सक्सेसफुल होते ही पाकिस्तान मानो तिलमिला गया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर AQ खान ने पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए चीन और फ्रांस से मदद मांगी। फ्रांस को जैसे ही पाकिस्तान के एंटी इंडियन एम्बिशंस की भनक लगी, वैसे ही वो उस प्रोग्राम से पीछे हट गया। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान का हाथ नहीं छोड़ा। उधर नॉर्थ कोरिया भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसकी मदद कर रहा था। जैसे ही इस चीज की खबर इंडियन PM इंदिरा गांधी को लगी, उन्होंने पाकिस्तान की इन सभी गतिविधियों को ट्रेस करने के लिए अपना स्पाई नेटवर्क पाकिस्तान और चाइना में बिछा दिया। अजीत डोभाल को पाकिस्तान भेजा गया और वो एक भिखारी का भेष बनाकर पाकिस्तान के कहूता शहर पहुंच गए। इनको शक था कि यहाँ खान रिसर्च सेंटर नाम के इंस्टीट्यूट के अंदर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। वो इस सेंटर के बाहर बैठकर यहाँ आने जाने वाले सभी साइंटिस्ट को ट्रैक करने लगे, लेकिन उससे उनको यहाँ पर चल रही न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का कोई पुख्ता सबूत हासिल नहीं हुआ। उसके बाद ये उस बार्बर की शॉप पर गए जहाँ से वो साइंटिस्ट बाल कटाते थे। वहाँ से उन्होंने उन हेयर सैंपल्स को कलेक्ट करके उन्हें इंडिया में टेस्टिंग के लिए भेजा और टेस्टिंग में यह पता चला कि वो हेयर सैंपल न्यूक्लियर रेडिएशन में एक्सपोज्ड है। यानी उनको यह यकीन हो गया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खान रिसर्च सेंटर के अंदर ही चल रहा है। उन्होंने बड़ी चालाकी से उनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की सभी डिटेल्स निकाली और इंडिया में ट्रांसफर की। उस समय इंडिया में इंदिरा गांधी को रिप्लेस कर मोरारजी देसाई भारत के PM बन चुके थे। उनको यह रिपोर्ट्स देकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को डिस्ट्रॉय करने के अलग अलग मेथड्स प्रपोज किया, लेकिन कई पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उनको हर बार रिजेक्ट कर दिया गया। इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर अटैक तो नहीं किया, लेकिन अजीत डोभाल ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्ट को 15 साल डिले करा दिया और इन सब के चलते हुए 1988 में अजीत डोभाल को हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र से नवाजा गया। आपको बता दें कि अजीत डोभाल ऐसे पहले पुलिस ऑफिसर थे जिनको यह मिलिट्री ऑनर दिया गया था। इसके बाद साल 99 में गांधार में IC 814 में यात्रियों के अपहरण के मुद्दे पर अजीत डोभाल जी उन 3 अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने रिहाई के मुद्दे पर देश की ओर से बात की थी। सोर्सेज की माने तो 1971 से 99 तक इंडियन एयरलाइंस की 15 हाईजैकिंग में से हर एक के टर्मिनेशन में अजीत डोभाल का एक्टिव कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन उनका यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। 7 साल पुलिस सर्विस और लगभग 30 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने के बाद जनवरी 2005 में IB के चीफ के पद से रिटायर हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो देश के पॉलिटिक्स, एकेडमिक्स और स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी के मैटर में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। इस दौरान उन्होंने कई गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और सिक्योरिटी थिंक टैंक्स में इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंज और फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स पर लेक्चर्स डिलीवर की।
कई लीडिंग न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स में इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स भी पब्लिश किए। दिसंबर 2009 में उन्होंने एक लीडिंग पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की और इस तरह से वो अपनी पोस्ट रिटायरमेंट फेज में दुनिया के सामने खुलकर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करते नजर आए। लेकिन उनकी जिंदगी के इस फेज ने एक बड़ा टर्न 2014 में लिया, जब दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट ने अपनी सत्ता स्थापित की। 30 मई 2014 को पीएम मोदी ने उनको देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया। नेशनल एडवाइजर बनते ही उनके सामने इराक से एक बड़ा चैलेंज आ खड़ा हुआ। असल में उस समय इराक में ISIS का आतंक छाया हुआ था। जून 2015 में ISIS ने इंडिया की 46 नर्स को टिकरिट में बंदी बना लिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनने के 2 महीने बाद अजीत डोभाल बहुत खुफिया तरीके से इराक पहुंचे। वहां उनकी सरकार के साथ कोलैबोरेट किया और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर सभी इंडियन नर्स को ISIS के चंगुल से छुड़ाकर इंडिया वापस ले आए। इसके बाद भी पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने इंडिया पर उड़ी और पुलवामा में 2 खोखार आतंकी हमलों को अंजाम दिया। इन दोनों हमलों के रिस्पांस में भारत की ओर से जो सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उन दोनों के मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि खुद अजीत डोभाल ही थे। आपको याद होगा कि पुलवामा की सर्जिकल स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन का प्लेन पाकिस्तान के इलाके में जा गिरा था और वो पाकिस्तान के कब्जे में आ गए थे। जाहिर है कि पाकिस्तान उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन अजीत डोभाल ने यहाँ से अमेरिका फोन घुमाया और वहाँ से उनके काउंटर पार्ट ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया और कुछ ही घंटों के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन को इंडिया सौंप दिया गया। इनकी जिंदगी की कहानी असल में इतनी थ्रिल और रोमांच से भरी हुई है। अपने 30 साल के लंबे जासूसी के करियर में उन्होंने कैसी कैसी खोखार परिस्थितियों को अकेले फेस करते हुए पूरी इंडिया की सिक्योरिटी को सराखों पर रखा। इस दौरान कई बार बात उनकी जान पर भी बनाई, लेकिन उन्होंने कभी भी घबराकर एक भी कदम पीछे नहीं रखा। बिना डरे बिना डगमगाए वो अपने मकसद पर हमेशा अडिग रहे। वो बहुत दूरदर्शी हैं, अपने दुश्मनों से कई गुना आगे की सोच रखते हैं। अपनी शार्प मेंटालिटी के जरिए अपने राइवल्स के दिमाग को पढ़ लेना और उसी के बेस पर उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलना अजीत डोभाल की सबसे बड़ी खूबी रही है। इसी के बल पर उन्होंने अच्छे मास्टरमाइंड्स के प्लान्स को फ्लॉप कर दिया। इसके अलावा अपनी मातृभूमि की रक्षा को लेकर उनका यह जुनून और हिम्मत उनको उनके हर काम में सफलता दिलाती गई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।